चलिए, स्वागत है सभी का सादे पेशे एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और सभी एक बार चेक करके भी बताएंगे कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। ठीक है, फिर बिल्कुल आज हम नए टॉपिक पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके। और जब हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो इनके जो स्कूल्स है, ठीक है, सेक्स ऑफ हम क्या बोलते हैं साइकोलॉजी या स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर सभी एक बार बता देंगे कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या। चलिए, हाँ, इंद्रानी जी, प्रीति जी सभी बता देंगे। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और बिल्कुल आप लोग क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है कि मनोविज्ञान के संप्रदाय को पहचान कर लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मनोविज्ञान के संप्रदाय क्या है। ठीक है, सबसे पहले आज हमको पढ़ना है कि मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में। तो मनोविज्ञान से सभी परिचित हैं, जान गए कि मनोविज्ञान क्या है। तो इसी के हमको संप्रदाय के बारे में क्या करना है, पढ़ना है, जिसको बोला जाता है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, चलिए देखते हैं ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब हम मनोविज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक इसको अलग अलग बताते हैं। ठीक, जैसे हमने 16वीं शताब्दी में देखा था कि 16वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान है वो किसके रूप में आया था, एक आत्मा के विज्ञान के रूप में, आत्मा के विज्ञान के रूप में ये क्या आया था, बाहर आया था। फिर हम देखते हैं 17वीं शताब्दी में कब मतलब ये क्या बना था, तो मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में आया था, मन व मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में ये आया था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कौन सी 18वीं सदी में, ठीक है, नहीं 19वीं सदी बोलना है, 19वीं सदी में ये किसके रूप में आया था, एक चेतना के रूप में, ठीक है, चेतना के विज्ञान के रूप में ये आया था। और इसी टाइम आपने देखा कि 1879 में मतलब प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, उसी टाइम से मतलब जब मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना हुई तो कहीं ना कहीं बच्चों को हमने साइकोलॉजी भी पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो साइकोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से स्कूल होने चाहिए या कौन कौन से स्कूल में हमको बच्चों को पढ़ाना है, तो इन्होंने कम से कम 8 प्रकार के क्या दिए थे, स्कूल दिए थे। ठीक है, 8 प्रकार के क्या दिए थे, 8 प्रकार के संप्रदाय दिए थे। क्या दिए थे, संप्रदाय दिए थे कि हमको मनोविज्ञान के अंतर्गत बच्चों को कौन कौन से स्कूल में पढ़ाना है या कौन कौन से स्कूल इसके अंतर्गत होने चाहिए। स्कूल बोलने का मतलब है यहाँ पे संप्रदाय से है। ठीक है, किससे है, संप्रदाय से है। 8 प्रकार के टोटल इन्होंने क्या दिए थे, संप्रदाय दिए थे। और इन्हीं संप्रदाय के बारे में हमको क्या करना है, आज पढ़ना है। ठीक है, राधे राधे सभी को, गुड आफ्टरनून। तो यहाँ तक आप समझ पाए कि स्कूल क्या है। तो स्कूल मतलब क्या होता है, यहाँ पे संप्रदाय है जिसमें साइकोलॉजी जब उन्होंने सर्वप्रथम दिए तो इस साइकोलॉजी के अंतर्गत बच्चों को हमको साइकोलॉजी के बारे में सिखाना है। तो उन साइकोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से स्कूल होने चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए, तो यही जो स्कूल है, संप्रदाय है, उसको स्कूल बोला गया, संप्रदाय बोला गया। और 8 प्रकार के दिए। तो इसको लाइन से हम देखते हैं कि ये जो 8 प्रकार के क्या है, स्कूल से संप्रदाय है, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे संरचनावाद। क्या देखोगे, संरचनावाद। बार बार ये आता है, आप लोगों को सुनने को भी मिलता होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं साइकोलॉजी के संप्रदाय, मतलब मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय, मनोविज्ञान के संप्रदाय। ठीक है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें आप लोगों को 8 प्रकार के स्कूल देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमको देखना है संरचनावाद। ठीक है, कौन सा स्कूल, संरचनावादी स्कूल देखने को मिलेगा। दूसरा आपको याद रखना है, सबसे पहले जो 8 प्रकार के हैं उसी को हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा संरचनावाद। ठीक, दूसरा आपको देखने को मिलेगा मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, तीसरा आपको देखने को मिलेगा कौन सा, कार्यवाद, या इसी को प्रकार्यवाद भी बोला जाता है। कार्यवाद या इसी को प्रकार्यवाद भी बोला जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसको आप लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा होगा। ठीक, चौथा आपको स्कूल देखने को मिलेगा कौन सा, समग्रवाद। पांचवा स्कूल आपको देखने को मिलेगा व्यवहारवाद का।
इसको ऐसे ही सीक्वेंस में आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगी इसको थोड़ा सा याद करने का भी तरीका बताऊंगी कि कैसे इसको आप लोग सीक्वेंस में याद रख सकते हो। छठवा आपको याद रखना है संज्ञानवाद, एक सातवां देखेंगे और एक आठवां देखेंगे, ठीक है। सातवां आपका हो जाएगा मानवतावाद, मानवतावाद, और उसके बाद लास्ट हो जाएगा आपका निर्मितवाद, ठीक है। ये 8 प्रकार के स्कूल है साइकोलॉजी के, जिसके अंतर्गत हमको बच्चों को कैसे कैसे स्कूल के अंतर्गत रख सकते हैं, कैसे कैसे उनको हम सिखा सकते हैं साइकोलॉजी के बारे में, ये 8 हमको क्या करेंगे अभी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते जाते हैं सीक्वेंस में। थोड़ा सा इसका डेट भी देखते हैं। डेट आपको एक्चुअली में एकदम से परफेक्ट नहीं मिलेगा, कुछ कुछ बुक्स में अलग भी है, लेकिन इनका शताब्दी तो हम देख सकते हैं, जैसे 19वीं शताब्दी है ना, 17वीं शताब्दी में। तो सबसे पहले आया था आपका यहाँ पे संरचनावाद, ठीक है। सबसे पहले आया था संरचनावाद, इनको मानेंगे हम 1879। याद करिए 1879 में क्या आया था, ठीक है, प्रयोगशाला स्थापना हुआ था जर्मनी के शहर में, तो इसी को हम मानेंगे संरचनावादी। किनको मानते हैं, विलियम वुंड को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही क्या दिए थे, प्रथम प्रयोगशाला दिए थे। तो 1879 सबसे पहले इनको जो संरचनावाद है इसको और क्या बोला जाता है, तो आपको याद रखना है इसको द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है। द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे हम स्कूल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला तो स्कूल आया होगा, तो सबसे पहला स्कूल कौन सा माना जाता है, तो संरचनावाद को माना जाता है, क्योंकि संरचनावाद में सबसे पहले हमने मनोविज्ञान प्रयोगशाला का स्थापना किया था। तो यही से क्या होता है, आपके जो स्कूल है उसका स्थापना होते हैं। द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, प्रथम स्कूल मतलब प्रथम संप्रदाय बोला जाता है किनका, मनोविज्ञान का, ठीक है। प्रथम संप्रदाय हम किनको बोलेंगे, संरचनावाद को बोलेंगे। 1879 में ही आया था। उसके बाद हम चलते हैं मनोविश्लेषण की ओर, ठीक। सेकंड लेना है हमको मनोविश्लेषणवाद, ये 1900 में आया था लगभग। कब आया था ये, 1900 में आया था, और इसी के जस्ट बाद आया था 1900 में कौन सा, कार्यवाद। तो दोनों सेम डेट है, मनोविश्लेषणवाद भी और कार्यवाद भी, ठीक है। सीक्वेंस में कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि कौन सा सबसे पहले आया था, क्योंकि आप यहाँ पे द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी देख रहे हो, तो फर्स्ट में कौन सा आया था, संरचनावाद ही आया था। उसके बाद और कौन कौन सा आया था, इसको सीक्वेंस में आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आया था समग्रवाद, याद करिए कोहलर, कोफा, वर्दीमर, किसी को याद है कब आया था ये मनोविश्लेषणवाद जिसको हम बोलते हैं, सॉरी समग्रवाद जिसको हम बोलते हैं, कब आया था। गेस्टाल्टवाद 1912, याद आ रहा है क्या, ठीक है 12, तो ये कब आया था, 1912 में आया था, ठीक है। उसके बाद एक साल बाद जस्ट 1913 आपको याद रखना है, व्यवहारवाद आया था, वॉटसन, ठीक है। संज्ञानवाद आपको याद रखना है कब, ये लगभग 1955 के लगभग माना जाता है, ठीक है। संज्ञानवाद को 50 या 55 माना जाता है, चलिए 50 कर लीजिए आप लोग। इसका भी एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, लेकिन जो आया था है ना मोटा मोटा, ये 1950 के लगभग आया था, इसको आप लोगों को याद रखना है। मानवतावाद आया था आपका 1954 में, मानवतावाद आया था कब, 1954 में आया था ये, 1954 में। उसके बाद निर्मितवाद आया था 1960 और 70 के बीच में, जो हमारे पियाजे चाचा है उन्होंने इसको लाए थे। तो इसको आप लोगों को कम से कम सीक्वेंस में ऐसे ही जमा करके क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। याद रहेगा तो देखिए इसको याद कैसे करेंगे, 8 प्रकार के आप लोगों को संप्रदाय याद रखना है मनोविज्ञान का, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी याद रखना है, जिसमें द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कौन सा हो जाएगा, संरचनावादी, और इनके जो प्रतिपादन करता है वो कौन हो जाएंगे, विलियम वुंड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, विलियम वुंड हो जाएंगे। आगे आगे जैसे आते जाएगा मैं आप लोगों को डिटेल में बताते जाऊंगी। सबसे पहले संरचनावाद। अब देखिए जब आप घर बनाते हो, ठीक है, जैसे आप घर बनाते हो तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है, जैसे आपके माइंड में एक आया घर बनाने का, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, क्या करोगे जी, घर बनाओगे। तो सबसे पहले आप उनका संरचना नक्शा बनाओगे कि नहीं, कि घर का जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो कैसे कैसे होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरा कार आने के लिए मतलब जगह होनी चाहिए, पार्किंग स्थल होनी चाहिए, यहाँ पे हॉल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होने चाहिए, हमारे बेडरूम होने चाहिए, हॉल होने चाहिए, यहाँ पे किचन होने चाहिए, ठीक। तो ऐसे आप एक क्या बनाते हो, स्ट्रक्चर बनाते हो। तो किसी भी काम को जब आप करते हो तो सबसे पहले आप क्या बनाते हो, स्ट्रक्चर बनाते हो। तो संरचनावाद, संरचना ही सबसे पहले आएगा, स्ट्रक्चर
रिविज्म जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला आ गया। अब स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसको आप क्या करते हो, अपने विश्लेषण करते हो कि जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये सही है कि नहीं है, कि सच में हॉल यहीं पे होना चाहिए, ठीक, क्या कार को पार्किंग करने का स्थान यहीं पे होना चाहिए, क्या किचन यहीं पे होना चाहिए। मनोविश्लेषण किया आपने, विश्लेषण किया। विश्लेषण करने के बाद अब आप काम करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा आपका प्रकार्यवाद हो जाएगा। आपने काम करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, अपने जो स्ट्रक्चर बनाए थे घर का उन पर। फिर आप क्या करोगे, काम भी करोगे तो समग्र रूप से करोगे। कैसे करोगे, हर चीजों को सोचते हुए समग्र रूप से। समग्रवादी क्या बोलते हैं कि किसी भी चीज को अगर हम देखते हो तो पूरा हॉल एक देखना चाहिए, समग्र रूप से देखना चाहिए, पूर्ण देखना चाहिए, ना कि उनके एक एक पार्ट को। ऐसा बोलते हैं नहीं, तो पूरा आप सभी चीजों को एक साथ लेकर के ही तो आप घर को बनाओगे ना, कि जो बना रहा हूँ वो परफेक्ट है कि नहीं। थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ मतलब मुझे पूरे बने बनाओ घर को क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ जाएगा। तो वहां पे आप बनाओगे, कार्य स्टार्ट करोगे तो समग्र रूप से ही आप उनको देखोगे, ठीक। समग्र रूप के बाद आपने जैसे ही घर तैयार किया तो घर में आप क्या करना स्टार्ट कर दोगे, रहना स्टार्ट कर दोगे। मीन्स उस घर में अपने व्यवहार को लाना स्टार्ट कर दिए, व्यवहारवाद आ गया। तो सबसे पहले संरचनावाद, संरचना के बाद उनमें मनोविश्लेषण किया, मनोविश्लेषणवाद। देन क्या हो जाएगा, अब आप क्या करोगे, उसको आप कार्य करना स्टार्ट करोगे। कार्य करने के बाद उस घर, कार्य भी कैसे करोगे, समग्र रूप से आप देख करके करोगे, तो समग्र बाद में आएगा। उसके बाद आप उनको व्यवहार में क्या करने की कोशिश करोगे, लाने की कोशिश करोगे। फिर तीनों को याद रखना है, व्यवहार में लाया, फिर संज्ञानवाद मतलब हमारे मानसिक चेतना वहाँ पे कैसे काम करती है, आप जो घर में रह रहे हो वहाँ पे आपकी मानसिक चेतना कैसे काम करी, ये आ जाएगा, ठीक। घर में रहने के बाद बिल्कुल आपने मानवता दिखाया, ठीक है। सबसे पहले आपने सोचना कि हम इस घर में कैसे कैसे रहेंगे, कैसे कैसे लोग को आने के लिए देंगे, तो ये संज्ञानवाद हो जाएगा। आपका मानसिक काम वहाँ पे कैसे कर रहा है, ठीक है, मन मस्तिष्क से आपका काम कैसे कर रहा है। फिर मानवतावादी आप हो कि नहीं हो, और लास्ट में क्या हो जाएगा, निर्मितवादी हो जाएगा। तो निर्मितवाद को आप लोगों को लास्ट में याद रखना है, संरचनावाद को आप लोगों को फर्स्ट में याद रखना है। थोड़ा बहुत याद हुआ, ठीक। संरचनावाद, दूसरा क्या हो जाएगा, मनोविश्लेषणवाद, तीसरा क्या हो जाएगा, प्रकार्यवाद, चौथा क्या हो जाएगा, समग्रवाद, पांचवा क्या हो जाएगा, व्यवहारवाद। व्यवहार में लाओगे, व्यवहार में लाने के बाद आप क्या करने की कोशिश करोगे, उसको संज्ञान, संज्ञान के बाद क्या हो जाएगा, मानवतावाद, और मानवतावाद के सबसे लास्ट क्या हो जाएगा, आपका निर्मितवाद हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले भी याद करते चले जाएंगे भाई, ठीक है। यहीं पे याद करना है आप लोगों को। डेट थोड़ा बहुत देख सकते हो, 1879, ये तो याद रहेगा ही। संरचनावाद विलियम वुड हो जाएगा। मनोविश्लेषणवाद सभी को पता है, कौन है बताइए। चलिए, सबका हम प्रतिपादक भी लिखते जाते हैं, ठीक है। इसी में हम सबका प्रतिपादक भी लिखते जाते हैं, फिर बिल्कुल हम एमसीक्यू बनाएंगे, फिर ऐसे ही बनेगा हम लोगों का। चलिए, सबसे पहले बताइए संरचनावाद के प्रतिपादन करता कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपको लेना है विलियम वुंड जी हो जाएंगे, ठीक है। विलियम वुंड, विलियम वुंड ने इसको अनौपचारिक रूप से क्या किया था, स्थापित किया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। 1879 में इन्होंने अनौपचारिक रूप से क्या किया था, स्थापना किया था। लेकिन इसी को औपचारिक रूप से कौन स्थापना करेंगे, तो इनके जो शिष्य थे टिंचनर, ठीक है। टिंचनर करके याद होगा आप लोगों को, टिंचनर इनके शिष्य थे एकदम खासम खास, ठीक है। तो ये 1892 में आए थे। अलग अलग बुक में 1872 भी दिया गया है, 1972 करके भी दिया गया है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। 1892 में आए थे और इन्होंने अच्छे से क्या दिया, संरचनावाद को परिभाषित किए, ठीक है। फिर भी इनके जो प्रतिपादन करता है हमको किनको लेना है, विलियम वुंड को लेना है, क्योंकि सबसे पहले तो इन्हीं ने ही दिया था ना, भले अनौपचारिक रूप से दिया था लेकिन इन्होंने ही दिए थे। तो बिल्कुल आपको याद रखना है विलियम वुंड को अनौपचारिक रूप से 1879 में, वही मनोविज्ञान प्रयोगशाला का स्थापना किया था उसी टाइम। फिर औपचारिक रूप से इनको, इनके जो शिष्य है, टिंचनर कौन है, इनके शिष्य है किनके, विलियम वुंड के, उन्होंने 1892 में इसको लाया था औपचारिक रूप से, ठीक है। तो यहाँ से इतना याद रखना है। द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी याद रखना है संरचनावाद को, क्योंकि सबसे पहले यही आया था स्कूल के बारे में। मनोविश्लेषणवाद कौन हो जाएंगे, इसके प्रतिपादन करता बताइए, कौन हो जाएंगे, सिगमंड, ठीक है। सिगमंड फ्रायड इनके कौन हो जाएंगे, प्रतिपादन करता हो जाएंगे। कार्यवाद, प्रकार्यवाद भी दो लोग आएंगे, प्रकार्यवाद के समर्थक भी कितने लोग आएंगे, दो लोग। एक आपको याद रखना है किनको, विलियम जेम्स को, ठीक है। किनको याद रखने हैं, विलियम जेम्स को आएंगे। सबसे पहले यही आते हैं देने के लिए, विलियम जेम्स। तो आपको पूछा जाएगा कि प्रकार्यवाद के समर्थक कौन है, तो आपको किनको लेना है, विलियम जेम्स। लेकिन इनके एक सहयोगी भी है, कौन है, जॉन डीवी,
ठीक है, कौन है? जॉन डीवी। तो ये भी कौन है? इनके सहयोगी है, तो इनको भी आप लोगों को याद रखना है, जॉन डीवी को। जॉन डीवी भी कौन है? एकदम से ज्यादा मतलब प्रकार्यवाद के कौन है? अरे इसमें आएगा ना, ठीक, कार्यवाद कौन हो जाएंगे? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स हो जाएंगे, और कौन हो जाएंगे? डीवी हो जाएंगे। डीवी इनके कौन थे? समर्थनकर्ता थे। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि इनका समर्थनकर्ता कौन थे, तो बिल्कुल डीवी को भी याद रखना। जैसे आपके ऑप्शन में दिया रहेगा कि प्रकार्यवाद के समर्थक, कार्यवाद या प्रकार्यवाद दोनों सेम ही है, इनके समर्थक कौन है, तो वहां पे अगर आप लोगों को विलियम जेम्स नहीं दिया होगा तो किनको लेना है? जॉन डीवी को ले लेना है। ठीक है, इसी का हम दोनों को बता रही हूँ। समग्रवाद, चलिए बताइए, गेस्टाल्टवाद के कौन हो जाएंगे? मैक्स वर्दीमर। मैक्स कौन हो जाएंगे भाई? वर्दीमर हो जाएंगे। सभी का प्रतिपादनकर्ता को आप लोगों को याद करते चलना है भाई, ऑनलाइन वालों को भी। ठीक है, फिर हम देखते हैं व्यवहारवाद, कौन हो जाएंगे? व्यवहारवाद देने वाले कौन थे? जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान है ऐसा कहा था, और अभी तक इनको कोई भी नहीं झुठला पाया है, तो कौन हो जाएंगे? वॉटसन जी हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं संज्ञानवाद, कौन हो जाएंगे? संज्ञानवाद हमारे जीन प्याजे चाचा जी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कौन सा? मानवतावाद। दिख रहा है ना ऑनलाइन वालों को? एकदम छोटा तो नहीं लग रहा है? हाँ दिख रहा है भाई। ठीक, चलिए मानवतावादी कौन हो जाएंगे? ठीक, तो कौन हो जाएंगे? अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया था। हमारी जो भी मतलब इच्छा रहती है मन मस्तिष्क में, तो उनको हमको पूरा करना, ये वो बोलते हैं कि जो भी इच्छा है उसको पूरा करते जाओ, पूरा होने के बाद और जो इच्छा है, हमारी इच्छा बढ़ती जाती है, उसको बिल्कुल हमको क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। ये मानवतावादी थे, जो कौन हो जाएंगे? तो आपको याद रखना है किसके बारे में? कौन है जी? हाँ, अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट निर्मितवाद। इसी जीन पियाजे को ही क्या बोला जाता है? निर्मितवादी। ठीक है, तो संज्ञानवादी बोलो चाहे आप निर्मितवादी बोलो, वो कौन है? जीन पियाजे। तो ये याद रहेगा, सभी को याद है ना ये? मैक्स, ठीक, मैक्स वर्दीमर, तो याद रहेगा इतना। तो यहाँ से कम आप लोगों को इतने पॉइंट्स को याद रखना है, मोटा मोटा, एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम एक एक करके भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके भी पढ़ते हो ना, तो इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। जैसे हम जाते जाएंगे, जैसे आप लोग पढ़ते हो संज्ञानवाद के बारे में, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत हो जाएंगे, वो मनोविश्लेषण व्यवहारवाद के बारे में आप लोग पढ़ोगे, जितने भी क्या थे पशु मनोविज्ञान थे, है ना भाई, जैसे स्किनर हो गया, थॉर्नडाइक, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ोगे कि उन्होंने पशुओं पर कौन कौन से क्या कहते थे शोध किए थे। निर्मितवाद भी पढ़ोगे, मानवतावादी तो पढ़ो देखे हो आप लोग, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। मनोविश्लेषणवाद पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ठीक, तो इसको आप लोगों को पूरा एक कैसे पढ़ना है, एकदम डिटेल में भी पढ़ना है। तो अभी यहाँ से हम जब मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में देखते हैं, तो इतना मोटा मोटा से आप लोगों को क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब बनाइए, मनोविज्ञान के संप्रदाय को पहचान करके लिखना है आप लोगों को। चलिए ऑनलाइन वाले बताएंगे भाई, एकदम शांत बैठे, नोट वोट कर रहे हैं क्या? चलिए सभी यस करके बता देंगे। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा बहुत याद हुआ? चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, भले पचर्रा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले कौन सा? संरचनावाद। दूसरा कौन सा हो जाएगा? संरचना देखेंगे, संरचना के बाद क्या करना स्टार्ट करेंगे? मनोविश्लेषण करेंगे, मनोविश्लेषणवाद। फिर क्या हो जाएगा? उस पर कार्य करना स्टार्ट करेंगे, तो प्रकार्यवाद हो जाएगा। फिर हम क्या करना स्टार्ट करेंगे? समग्रवाद। समग्र रूप से काम करेंगे, समग्र रूप से काम करने के बाद उसको व्यवहार में लाने की कोशिश करेंगे। उस घर में चले गए व्यवहार, व्यवहार के बाद कौन सा हो जाएगा? संज्ञानवाद। संज्ञानवाद के बाद कौन सा हो जाएगा? हमारी मानवतावादी अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? निर्मितवाद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को क्या रखना है? याद रखना है। प्रीति जी, ओमिन जी, वंदना जी, जल्दी बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? यस या नो ऐसे देना है। याद हो रहा है कि नहीं? सीक्वेंस में याद रखना है, भले डेट मत याद रहे, लेकिन ये कम से कम आप लोगों को सीक्वेंस में याद रहे। डेट आप लोगों को वहां पे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, सीक्वेंस में आप लोगों को पूछा जाएगा। जिस प्रकार से अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी प्रकार से। और बिल्कुल आप लोगों को जितने भी प्रतिपादन करता है, ये सबका नाम भी पूरा रटे रहना चाहिए। ठीक है, सीडीपी में कुछ रहे चाहे मत रहे, लेकिन जो भी सिद्धांत है उनको देने वाले हैं, उनका नाम आप लोगों को जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस बनाना है आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा? सब सही है क्या? मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये संरचनावाद भी है, प्रकार्यवाद भी है, मानवतावाद भी है, व्यवहारवाद भी और समग्रवाद। तो उपयुक्त सभी जो है वो कौन है? द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। ठीक है, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं।
मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय को पढ़िए और गलत कथनों को पहचानिए। तो सबसे पहला संरचनावाद के बारे में हमको देखना है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इसको द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है। तो इसको आप लोगों को भूलना ही नहीं है, द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, चलिए के क्या बोल रहे हैं? संरचनावाद के प्रमुख प्रवर्तक वॉटसन थे। विलियम वुंड ने प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला बनाया। संरचनावाद संप्रदाय में मुख्य प्रकरण संवेदना है। वुंड के सहयोगी एडवर्ड बेनफोर्ड टिचनर थे। इस संरचनावाद की औपचारिक स्थापना, ठीक है, स्थापना है ये, स्थापना ई.बी. टिचनर ने किया था। चलिए बताइए, थोड़ा सा अभी जो बताए हूँ उसको आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग का मैसेज कैसे नहीं दिखाई दे रहा है मुझे कुछ भी? हाँ, आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कैसे अटक गया है जी? चैटिंग नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों का मुझे। कर रहे हो चैटिंग मुझे पता है, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, बताइएगा आप लोग। चलिए, समझ आ रहा है ना? यस करके बता दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगी। चलिए क्वेश्चंस का आंसर करिए आप लोग, क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं संरचनावाद के बारे में, स्ट्रक्चरिज्म जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, संरचनावाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? वॉटसन थे क्या? बिल्कुल गलत भाई, अब भी हमने पढ़ा है। कौन हो जाएंगे? विलियम वुंड हो जाएंगे। विलियम वुंड हो जाएंगे। इन्होंने 1879 में क्या लाया था? संरचनावाद लाया था। ठीक है, दूसरा है एल। विलियम वुंड ने प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला बनाया था क्या? बिल्कुल सही है। कब बनाया थे? 1879 में। तो ये तो एकदम सही हो जाएगा, ये तो यहाँ पे गलत है। संरचनावाद संप्रदाय में मुख्य प्रकरण संवेदना है, बिल्कुल सही है। देखिए इसमें आप 3 प्रकार के देखोगे। ठीक है, संवेदना है, एक भाव है, और एक कौन सा है याद नहीं आ रहा मुझे, उतना ज्यादा हाँ प्रतीक है। हाँ प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह बोल सकते हो। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के होते हैं, एक भाव होते हैं। ठीक है, सबसे पहले संवेदना होगा, संवेदना होगा, फिर एक क्या हो जाएगा? प्रतीक हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? भाव हो जाएगा। जैसे कोई इंसान खत्म हो जाता है तो ऐसे हम लोग देख लेते, तो उनको देखना क्या होता है? एक संवेदना, जैसे एकदम संवेदना प्रकट करते हैं, अरे यार खत्म होंगे, कौन हरे, तो ऐसे करके। या हमारे अड़ोसी पड़ोसी किसी के साथ ये दुर्घटना हो जाती तो थोड़ा संवेदना व्यक्त करते नहीं, तो दूसरे को देख करके जो हमारे यहाँ क्या होती है? भाव व्यक्त होती, मतलब उनके लिए जो दया हम मरते हैं, वो संवेदना है। प्रतीक, अब उसी में हम अपने को देख लेते हैं। ठीक है, जैसे किसी के साथ दुर्घटना हो गया है ना, तो हम उसी में अपने आप को इमेजिन कर लेते नहीं, अगर ये मेरे साथ हो जाता तो, या मेरे अपने किसी के साथ हो जाता तो, ऐसे करके। तो वो क्या हो जाता है? प्रतीक, मतलब उसमें हम क्या कर लेते हैं? अपने किसी को या अपने आप को क्या करते हैं? देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रतीक मान लेते हैं। फिर भाव क्या होते हैं? कि उनको देख करके जो हमको दुख होती है, सोच करके कि अगर मेरे साथ ऐसा हो जाता तो सोचो कितना दुख होता, शिक्षक भर्ती की मैं तैयारी कर रही हूँ, अधूरी हो जाती, मैं बन ही नहीं पाती, ऐसा वाला हो जाता नहीं। तो ये तीनों जो है वो किसके अंदर है? संरचनावाद। संरचनावाद और क्या बोलते हैं? ये गलत साबित हो गया था, है ना। इनको घोर विरोध किए थे कौन? जो प्रकारवादी हैं और जो निर्मितवादी हैं, इन लोग क्या बोलते हैं कि आप संरचनावादी बोल रहे हो। ठीक है, हम संरचनावादी के अंतर्गत बच्चों को हम क्या करते हैं? एक जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में हम उनको सिखाते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जैसे अभी मैंने कहा कि आपको मिठाई खाना है, एकदम आंख बंद करके ऐसे सोचना है कि मैं मिठाई खा रही हूँ करके, सबके सब ऐसे सोचोगे आंख बंद करके। ठीक है, अब आंख बंद करके आप सोचो, मैंने कहा कि आप मिठाई खा रहे हो, तो आपके माइंड में कौन सा मिठाई आया? आपके माइंड में कौन सा मिठाई आया? क्या एक ही आएगा? क्या सबके माइंड में अलग अलग आएगा? जो फेवरेट रहेगा, जैसे मेरे माइंड में काजू कतली आ रहा है, किसी के मन में रसगुल्ला आ रहा होगा, गुलाब जामुन आ रहा होगा। ठीक है, और अलग अलग चमचम वमचम जो भी है, बहुत सारी मिठाई अलग अलग आया कि नहीं। तो हमारे माइंड में एक ही प्रकार के स्ट्रक्चर नहीं बनते, अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर बनते। अगर मैं आप लोगों को अभी मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एकदम एक प्रकार से ही नहीं समझ रहे हो, अलग अलग आप अपने माइंड में लगाते जा रहे हो। ठीक है, कनेक्ट भी आप अलग अलग तरीके से करते हो अपने माइंड को अकॉर्डिंग। तो वहां पे संरचना स्ट्रक्चर एक ही नहीं बनता है, सभी बच्चों में अलग अलग टाइप से बनता है। तो इसी कारण जो प्रकार्यवादी है, इन लोग ने, जो संरचनावादी है, इनका घोर क्या कर दिया था? निंदा कर दिया था कि आप जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप बच्चों को जो स्कूल में सिखाने की बात कर रहे हो, वो बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि सभी जो बच्चे हैं वो एक ही प्रकार के संरचना नहीं बनाते, स्ट्रक्चर नहीं बनाते, वो अलग अलग प्रकार के सोचते हैं।
है ना। तो ये क्या था, यहाँ पे गलत साबित हो गए। तो जो संरचनावादी है तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है, इनका जो निंदा करने वाले वो कौन थे, इनको गलत साबित करने वाले प्रकार्यवादी लोग थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। संरचनावाद संप्रदाय में मुख्य प्रकरण संवेदना है, बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रकरण को भी याद रखना है, इनका जो मुख्य प्रकरण है वो कौन सा है, संवेदना है। क्योंकि हम क्या यहाँ पे हम कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, दूसरे को देख करके अपने आप में हम स्ट्रक्चर बना रहे, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर बनता है वहां पे, ठीक। तो संवेदना सबसे पहला आता है कि किसी को देख करके हम दुखी हो जाना, अपने अंदर संवेदना जो हम प्रकट करते हैं वो होता है। वुंड के सहयोगी एडवर्ड बेनेफोर्ट टिचनर थे, बिल्कुल सही है। वुंड के इनको क्या बोला जाता है, शिष्य भी बोले जाते हैं, और बिल्कुल इनके सहयोगी है। और संरचनावाद की औपचारिक स्थापना टिचनर ने ही किया था, तो ये भी क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। अनौपचारिक की स्थापना करने वाले कौन थे, विलियम वुंड थे, लेकिन औपचारिक ये हो जाएगा। तो इसमें गलत है पूछा गया है क्या, ठीक है, गलत है पूछा गया है। तो चलिए बताइए कौन सा होगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें के ये तो सही है लेकिन ये गलत है, इसमें एम तो सही है, तो यहाँ पे एक ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे आपके के ऑप्शन, ठीक। समझ में आइए क्वेश्चन। तो ऐसे आप लोगों को वहां पे क्या करना है, बनाना है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मुझे किसी का चैटिंग वैटिंग नहीं दिख रहा है, चलिए अब दिख रहा है, ठीक है, आ रहा है ना समझ में, हाँ ठीक। इसको बताइए, कथन है, ठीक है, स्टेटमेंट है। प्रकार्यवाद को कार्यवाद के भी नाम से जाना जाता है, कारण प्रसिद्ध अमेरिकन दार्शनिक विलियम जेम्स प्रकार्यवाद के प्रमुख समर्थक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ए आ रहा है, मैं मैसेज तो कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, अभी दिखा जी, नहीं दिख रहा था ओमिन जी, ठीक है। चलिए तो कथन क्या बताइए, कथन और कारण दोनों सही हैं, गलत है, कथन गलत है, कारण सही है, कि कथन सही है और कारण गलत है, क्या आंसर लगाओगे। हाँ हाँ, स्क्रॉल नहीं हुआ था वर्षा जी, इसी कारण है, ठीक है। चलिए अब मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों का चैटिंग, हाँ ठीक है। तो देखिए प्रकार्यवाद, प्रकार्यवाद में क्या होता है, तो इनका जो प्रकरण है, ठीक है, अभी हमने इनका प्रकरण देखा था संरचनावादी का, तो इनका भी प्रकरण आप लोगों को याद रखना है। इनका जो प्रकरण होगा वो क्या होगा, चेतना का कार्य, ठीक है, चेतना का कार्य, जो हमारे कॉन्शियसनेस है उसका जो कार्य होता है कि कैसे कैसे चेतना हमारी काम करती है, उसी के बारे में जो प्रकार्यवाद लोग हैं इन लोग बोलते हैं कि संरचनावाद में तो सभी का स्ट्रक्चर अलग अलग बनता है, लेकिन कार्य तो उनकी चेतना थोड़ा समान कर सकती है, लेकिन बाद में इन लोग भी जा करके फेल हो गए थे, है ना। सीडीपी में ऐसा है कि जितने भी मनोवैज्ञानिक है अपना अपना पूरा क्या लाते हैं, इन लोग मत लाते हैं, उसके बाद में एक दूसरे को खुद इन लोग विरोध करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। तो इनका जो प्रकरण है वो है चेतना का कार्य, तो कार्य दिया है कार्यवाद, तो किसका कार्य, किसी न किसी का तो कार्य होगा, तो चेतना का कार्य है, ठीक है। तो प्रकार्यवाद को कार्यवाद के भी नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है ये। प्रसिद्ध अमेरिकन दार्शनिक विलियम जेम्स प्रकार्यवाद के समर्थक माने जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएंगे, लेकिन इनके सहयोगी को भी आप लोगों को याद रखना है, जॉन डीवी को याद रखना है, ठीक है। तो दोनों के दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान के संप्रदाय को आप लोगों को क्रम में जमाना है। चलिए जमाइए, हाँ बिल्कुल सही है, बहुत ट्रू वीरेंद्र जी। फिर इसका जो डिटेल है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। इसको आप पहले आज एक ऊपर से देख लेते हैं, उसके बाद इसका जो डिटेल है इसको करेंगे। जैसे संज्ञानवाद के अंतर्गत क्या क्या आता है, मानवतावाद के अंतर्गत क्या क्या बोलते हैं जो मनोवैज्ञानिक है, संरचनावाद का कौन कौन इनका घोर निंदा किए थे, है ना, प्रकार्यवाद का कौन निंदा किए थे, तो इन लोग को भी हम थोड़ा सा देखते जाएंगे, क्योंकि हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, तो बिल्कुल सभी के बारे में एक चीज़ को भी नहीं छोड़ना है, सबको कर रहे हैं, ठीक है। चलिए वीरेंद्र जी का डी आ रहा है और पूनम जी ओनली के, अच्छा इसमें थोड़ा गलत वलत हो गया है क्या। हाँ देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा था, संरचनावाद देखा था, इतना तो हमको पता है 1879 में, ये सबसे पहला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद संरचनावाद के बाद हमने मनोविश्लेषणवाद दिया था, यहाँ पे तो नहीं है। फिर हमने क्या करना स्टार्ट किया था, कार्य करना स्टार्ट किया था, तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा, 1900 में आया था ये, ठीक है। उसके बाद कार्य करने के बाद हमने क्या कहा था, समग्र काम किया था, तो ये हमारा तीसरा हो जाएगा। समग्र काम करने के बाद हमने उसको व्यवहार में लाया था क्या, ये चौथा हो जाएगा, और मानवतावाद कौन सा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, ऐसे ही तो रहेगा ना, ठीक है। अब बताइए कौन सा है, नहीं दिख रहा है क्या,
ऑप्शन गलत है क्या? चलिए ये पता चल गया ना। हाँ, कभी कभी प्रिंट भी मिस्टेक कर देते हैं लोग टाइपिंग करने में। तो कौन सा हो जाएगा? के, ये सही है। अच्छा एम वाला है ना, ये गलत हो जाएगा। ठीक, एम, एम के बाद दूसरा क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? तीसरा कौन सा है? एन। तो यहाँ पे एन आना चाहिए था, है ना? यहाँ पे इसमें भी नहीं, किसी में भी नहीं, यहाँ पे एन आना चाहिए था। उसके बाद चौथा आपका यहाँ पे एल आना चाहिए था। फिर लास्ट में कौन सा हो जाता? ओ हो जाता। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको ही हम आंसर ले लेंगे। ठीक है, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। जो टाइप करते हैं उनकी गलती होती है, और मेरी भी गलती होती है कि मैं इसको चेक नहीं कर पाती, क्योंकि क्वेश्चन देखती हूँ तो ये सबको मैं नहीं देखती ना ऑप्शन है कि नहीं है करके, मैं बाकायदा उनको ऑप्शन दिए रहती हूँ, लेकिन वही हो जाता है कि मिस्टेक हो जाता है, सबसे होता है। ठीक है, इंसानी है हम लोग। हाँ चलिए, फिर से कथन और कारण वाले क्वेश्चन आ गए। नीचे दिए कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, कथन है मानवतावाद सिद्धांत के अनुसार भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण की मांग के कारण व्यक्ति में गत्यात्मक बल उत्पन्न होता है। कारण क्या बोला गया है कि इस बल को प्रेरणा कहा जाता है, जो एक निश्चित कार्य करने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। अच्छा ये बताइए, मानवतावाद के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? अब्राहम मैस्लो। ठीक है, अब्राहम मैस्लो। तो अब्राहम मैस्लो ने ही ये कथन कहा था, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जो कथन है, पहला कथन मानवतावाद सिद्धांत के अनुसार, ये क्या बोलते हैं अब्राहम मैस्लो कि हमारी जो क्या होती है, इच्छा होती है, ठीक है, इनको पूरा करना है हमारी ही जिम्मेदारी है। तो जो भी आपकी इच्छा है उसको हमेशा पूरा करिए अपने जीते जी, है ना। ऐसा नहीं कि आपको मरने के बाद गिल्टी फील हो जाए कि अरे यार मैं कम से कम दुनिया में एक बार हम जन्म लेते, बोलते ना 7 बार जन्म होता है, तो हमको पता होता है क्या वो 7 बार कौन कौन से? अभी हमने एक बार जन्म लिया है, तो इसी में जो भी चीज़ है वो कर लीजिए आप। ठीक है, ऐसे नहीं कि आने वाले जन्म में कर लूँगी यार, इस बार मस्त अच्छे से सो जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ, ये सब नहीं, जो अभी मिला है उसी में कीजिए। तो ऐसा अब्राहम मैस्लो भी बोलते हैं कि हमारी जो क्या है जरूरत है, ठीक है, हमारी जो क्या है आवश्यकता है, तो उनको हमको पूरा कर लेनी चाहिए। जैसे मुझे आवश्यकता है, जैसे मेरा एक सपना है, ठीक है, मेरे में अंदर एक टैलेंट है क्या बनने का? गाना गाने का, सिंगिंग करने का, लेकिन मैं टीचर बन गई, ठीक है, तो मेरा सिंगिंग वाला जो क्या हो गया सपना था वो तो अधूरा रह गया है ना। तो इनका यही मानना था, उनको भी आप अधूरा मत छोड़ने दीजिए। अगर आप में टैलेंट है तो आप उनको भी क्या करिए? पूरा कीजिए। जो लास्ट वाला आत्मसिद्धि वाला होता है ना, वो उन्हीं वाला होता है ना। हालांकि उसमें आत्मसिद्धि ये भी बोला जाता है कि आपको आत्मसिद्धि मिल जाए, तो आत्मसिद्धि भी कैसे मिलेगा? जब आप अपने जितनी भी सपने हैं उसको आप पूरा करोगे तो यही बोलता है जो भी सपना है, आपको टीचर बनना है बन गए, टीचर बनने के बाद और कौन सा सपना है? तो मुझे गाना गाने का सपना है, तो बिल्कुल आपको गाना भी गाना चाहिए। अगर ये सारे अगर सपना आपका पूरा हो जाता है, तब लास्ट में आपको क्या मिलती है? आत्मसिद्धि मिलती है, ऐसा ये बोलते हैं अब्राहम मैस्लो। ठीक है, जरूरत आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, तभी तो ये बोलते हैं ना, तो यही चीज है ये। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि मानवतावाद सिद्धांत के अनुसार भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण की मांग, जो हमारी भौतिक है, जैसे हम बोलते हैं ना खाना पीना, कपड़ा लत्ता, सुरक्षा, यही तो हमारी भौतिक है ना। उस दिन मैं क्रम में आप लोगों को बताई थी ना कि हमारा जो फर्स्ट नीड होता है वो कौन सा होता है? कि सबसे पहले तो हमारे पास कपड़े होने चाहिए शरीर को ढकने के लिए, और हमारे पेट को क्या करने के लिए? भरने के लिए खाना होनी चाहिए, ये हमारी फर्स्ट नीड होती है। ठीक, उसके बाद जब ये हमारी पूरी हो जाती है, तब हम क्या करते हैं? सुरक्षा की मांग करते हैं, हमारे पास घर होनी चाहिए। घर भी आ गए तो हम किसकी मांग करते हैं? एक जीवन साथी होनी चाहिए जिसके साथ उस घर में हम रह सके। अब वो भी हो गई, तो मुझे दूसरों के समक्ष क्या बनाना है? अपना रौब दिखाना है, नाम कमाना है, तो एक नाम कमाते हैं। और लास्ट में जब हमारी सारी चीजें पूरी हो जाती है, तब हम आत्मसिद्धि को क्या कर जाते हैं? प्राप्त कर जाते हैं, ऐसा ये बोलते हैं। तो यही है कि सामाजिक पर्यावरण की मांग के कारण व्यक्ति में गत्यात्मक बल उत्पन्न होता है, तभी तो हम कुछ ना कुछ करते हैं ना। आप लोग भी शिक्षक भर्ती ऐसे ही, मतलब शिक्षक ऐसे ही बनने के लिए नहीं आ गए, आपके माइंड में भी कुछ आया होगा कि मुझे भी लाइफ में कुछ करना है। आपने देखा होगा अपने सामाजिक आर्थिक पर्यावरण के आसपास में जो भी चीजें हो रही है, आप लोग देखे होंगे कि अभी के डेट में लड़कों से ज्यादा लड़कियों को क्यों इतनी एक्टिव है? लड़कों को नहीं पड़ी है सरकारी नौकरी की, सबसे ज्यादा किनको पड़ी है? लड़की की, क्योंकि उनको अपना आत्म सम्मान चाहिए, आत्म सुरक्षा चाहिए। क्या पता मैं जिनके यहाँ भी ब्याह होकर जाऊं, है ना, वो लड़का अगर मुझे छोड़ दे तो 20 समझदार में, तब मैं कैसे करूंगी? अभी आप लोग देखना, जितने भी मतलब शादी नहीं किए, ऐसी सोच आता है कि नहीं, मेरे ऊपर खुद ऐसा सोच आते हैं, मेरे घर में शादी करने का दबाव बनाते, मैं क्यों करूं? अगर कल के दिन में वो लड़का नहीं रहा या छोड़ के चला गया, तो आप लोग मेरी जिम्मेदारी उठाओगे क्या? ये मैं घर में सीधा बात बोल देती हूँ।
ठीक है। तो यही एक हमारे अंदर क्या हो गई है, माइंड में आ गया है। तो हम भी इसी कारण कहीं ना कहीं अपने पैर में खड़ा होना चाहते हैं और कमाना चाहते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी क्या हो जाती है। तो इसी के कारण तो हम क्या कर रहे हैं जी, इसी मांग के कारण हम गत्यात्मक बल हमें उत्पन्न होता है, तभी तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं ना, गति कर रहे हैं ना, चीजों को पढ़ रहे हैं दिन रात। हम यहाँ लाइब्रेरी में आके क्लास ज्वाइन करके क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको हमारी सपना को क्या करना है, पूरा करना है, तब कहीं जाके हमको जो भी है शादी वादी ये करना है, ऐसा हमने सोचा है। तो उसके बाद कारण क्या बोलते हैं कि इस बल को प्रेरणा कहा जाता है, जो एक निश्चित कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। एकदम सही है कि बिल्कुल हमको एक प्रेरणा मिली है कि नहीं यार मुझे शादी से पहले जो भी चीजें हैं वो करनी चाहिए, ठीक है। मोटिवेशन कुछ ना कुछ मुझे मिला, किसी दूसरे को देख करके मुझे मोटिवेशन मिला है, और इसी मोटिवेशन के कारण मुझ में एक बल आया है, और वही जो क्या है, क्या कहलाती है, प्रेरणा कहलाती है। तो इसी बल को हम क्या बोलते हैं, प्रेरणा बोलते हैं। तो दोनों के दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे व्याख्या कर रहा है, क्या व्याख्या नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण की मांग के कारण व्यक्ति में गत्यात्मक बल उत्पन्न होता है, बोल रहा है। तो ये अलग चीज हो जाती है और यहाँ पे प्रेरणा अलग चीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरे का ये व्याख्या नहीं कर रहा है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे व्याख्या ये नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ चलिए टिकेश्वर जी मुझे बता दिए हैं व्यापम वालों ने कि शिक्षक भर्ती बिल्कुल आएगा करके, ठीक है। फिर मैं बोल दूंगी आएगा, फिर नहीं आएगा, फिर आप लोग मुझे गाली दे दोगे, ठीक है। तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन आएगा, बिल्कुल तैयारी हो चुकी। कभी भी आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। पेपर में छपा था, आप लोगों को पता है, जितने भी पेपर है नवभारत, हरिभूमि, सब में छपा है, मतलब वो गलत नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ ठीक, हाँ बिल्कुल वीरेंद्र जी, बी ही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या इन लोग नहीं कर रहे हैं। फिर देखते हैं, चलिए बताइए। समग्रवाद को गेस्टाल्टवाद भी बोला जाता है। अब थोड़ा थोड़ा सबके बारे में हम पढ़ते जाएंगे ऐसे, ठीक है। समग्रवाद, तो समग्रवाद में क्या बोलते हैं कि कोई भी समस्या है उनका जो, ठीक है, समग्रवाद, इसी को और क्या बोला जाता है, गेस्टाल्टवाद भी बोला जाता है, ठीक। अब इनके प्रतिपादनकर्ता कौन हो जाएंगे, बहुत लोग हैं, प्रतिपादनकर्ता, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोला जाता है, समग्र, समग्र मीन्स होल। जब आप किसी समस्या को सिर्फ एक ही पहलू पर न देख करके आप पूरे उनके पहलू को एक साथ देखने की कोशिश करते हो, ठीक है। जैसे कोई क्या हो गया, जैसे मैंने अभी कहा ना कि घर बनाना है आपको, ठीक है। तो घर बनाए तो सबसे पहले स्ट्रक्चर आप देखते हो, तो क्या सिर्फ मेरा हॉल एकदम मस्त बने डिजाइनिंग वाला ऐसे ही देखते हो क्या, किचन से लेकर के पूरा बेडरूम बाथरूम तक एकदम डिजाइन वाला बने, पूरा आप घर को एकदम सुंदर बनना चाहिए, यहाँ तक कि उनका जो सबसे सुंदर तो उसका बाहर का जो नक्शा है वो बनना चाहिए। होल आप पूरा देखते हो कि नहीं देखते हो उसको। तो ये यही बोलते हैं कि किसी भी जब हम समस्या का समाधान करते हैं तो पूरा हर तरीके से देख करके करनी चाहिए, एक पूरा उनके होल पार्ट को देखनी चाहिए, ना कि उनको एक एक पार्ट को। तो ये इन लोग बोलते हैं ऐसी। तो इनके प्रतिपादनकर्ता आपको किनको लेना है, मैक्स वर्दीमर को, ठीक है। मैक्स कौन हो जाएंगे, वर्दीमर हो जाएंगे। और इनके बहुत सहयोगी थे, इनके बहुत लोग कौन थे, सहयोगी थे। तो सहयोगी का भी आप लोगों को नाम लिखना है भाई। चलिए कौन कौन हो जाएंगे बताइए, कोहलर हो जाएंगे, क्या कोहलर हो जाएंगे, कोफ्फा हो जाएंगे, ठीक है। और कौन हो जाएंगे, एक और कौन है, कूट लेविन है, ठीक है। एक कौन है, कूट लेविन है, ठीक। तो ये सब इनके कौन हो जाएंगे, सहयोगकर्ता हो जाएंगे। अब चलिए इसमें क्या पूछा गया है कि समग्रवाद को गेस्टाल्टवाद कहा जाता है क्या, इतना ऊपर है कि मुझे पहुंच भी नहीं पाता मेरा हाथ, ठीक है। संप्रदाय की स्थापना मैक्स स्थापना है, ठीक है, मैक्स वर्दीमन ने किया था, ठीक है। गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान ने में कोहलर, कोफ्फा, वुडवर्थ है बोला गया है। गेस्टाल्टवादी सीखने के उद्देश्य तथा अभिप्रेरणा पर अधिक जोर देता है। किसी समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना गेस्टाल्टवाद है। अब चलिए बताइए इसमें से क्या पूछा गया है, लास्ट कहाँ है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर आप लोगों को यहाँ पे देना है। चलिए बताइए, कोहलर, कोफ्फा, वर्दीमर, कूट लेविन, वेरी गुड वीरेंद्र जी, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपको प्रतिपादनकर्ता पूछे तो किनको लेना है, मैक्स वर्दीमर को लेना है, ठीक है भाई। चलिए 6 का ए आएगा बोल रहे हैं आप लोग, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं, जे में क्या बोला गया है, समग्रवाद को गेस्टाल्टवाद कहा जाता है, बिल्कुल सही है।
संप्रदाय की स्थापना मैक्स वर्दीमन ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों में कोहलर, कोप्फा, वुडवर्थ है, ये दोनों तो बिल्कुल सही है, लेकिन वुडवर्थ है क्या? नहीं है, बल्कि कौन है? कूट लेविन है। तो आपको एक भी अगर गलत दिया जाता है तो वहां पे तुरंत काट देना है, ठीक है? दो तो दिया है, ये लोग तो है, ऐसे करके उसको सही मत करना, काट देना है इसको। गेस्टाल्टवादी सीखने के उद्देश्य तथा प्रेरणा पर अधिक जोर देता है, हाँ ये भी बिल्कुल सही है कि इन लोग हमेशा सीखने के लिए क्या करते हैं? जोर देते हैं। इसमें क्या होता है? इन लोग अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी इसको हम बोलते हैं क्या? अंतःदृष्टि का सिद्धांत भी बोलते हैं, इनसाइट थ्योरी बोलते हैं कि नहीं बोलते, जिसमें समस्या का समाधान अचानक से होता है। समस्या का समाधान जो है वो कैसे हो जाता है? अचानक तरीके से होता है। जिस प्रकार कोहलर ने क्या किया था? एक प्रयोग किया था वनमानुष पर, ठीक है, कि उनको एक रूम में बंद कर दिया गया था, भूखा था वो, और केले को लटका दिए थे। तो फिर वो क्या करता है? उनको तो बहुत टाइम तक समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा हाथ उन तक नहीं जा रहा है। फिर बाद में अचानक से उनके माइंड में क्या आता है? सुझाव आता है कि मेरे पास जो बॉक्स है रूम के अंदर, उनको क्यों ना मैं एक एक करके करते जाऊं, फिर मैं उसके ऊपर चढ़ जाऊंगा, आराम से वो केला को मैं पा सकता हूँ। अचानक से उनके पास क्या आया? उस समस्या का समाधान आया। तो यही लोग बोलते हैं जो गेस्टाल्टवादी लोग हैं, होल तरीके से वो समस्या का समाधान को क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। गेस्टाल्टवादी सीखने के उद्देश्य तथा प्रेरणा पर अधिक जोर देता है, बिल्कुल सही है। किसी समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपके यहीं पे ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। एक पहलू पे नहीं करते हैं, बल्कि संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण दिया रहेगा, समग्र दिया रहेगा, ये इन समस्या पर क्या करते हैं? ध्यान केंद्रित करते। तो यहाँ पे आपके कौन कौन से ऑप्शन गलत हो जाएंगे? एल और एन को आप लोगों को काट देना। तो जहां पे एल और एन दिए हैं, बिल्कुल क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बिल्कुल हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलिए आंसर करिए। नीचे दिए गए मनोवैज्ञानिकों के संप्रदायों के साथ उसके प्रतिपादककर्ताओं के नाम को क्या करना है? आप लोगों को मिलाना है। ठीक, चलिए मिलाइए फिर। अच्छा, ये ए है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ये ई है। मिलाइए। चलिए आंसर करेंगे जल्दी। कौन सा? ऑप्शन भी नहीं है? ऐसे कैसे हो जाता है यार, इन लोग कैसे कैसे कर देते हैं। ऑप्शन ही भी नहीं है बोल रहे हो आप लोग। यहाँ पे ए पहला दूसरा करके नहीं है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 1 2 3 4, ऐसा नहीं दिया है? मिला के देख रहे हो तो तभी ऑनलाइन वाले भी शांत हो गए हैं। ठीक, चलिए फिर इसमें तो हम लोग मिला सकते हैं ना, ऐसे करके देख रहे हो तभी नहीं, तब भी नहीं है क्या? अगर इधर मैं 1 2 3 4 5 करूं और इधर मैं ए बी सी डी करूं तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। हो गया है। चलो मिलाते हैं, ठीक है। संरचनावाद, संरचनावाद के कौन हो जाएंगे? विलियम वुंड हो जाएंगे। प्रकार्यवाद के कौन हो जाएंगे? विलियम जेम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला का बी आना चाहिए, पहला का बी इसमें दिख रहा है, मतलब पहला का बी ये वाले में दिख रहा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, ये बी है, ये पहला। उसके बाद प्रकार्यवाद में सी, यार नहीं दिया है, हाँ नहीं दिया है, सही। ठीक, चलो कोई बात नहीं है, इसको ये तो पता है ना हम लोगों को। ठीक है, व्यवहारवाद, तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं? विलोपित होते हैं जब इसको व्यापम छापते हैं तो। ठीक है, विलोपित कर देते हैं, जानबूझ के विलोपित करने के लिए दिए रहते हैं। तो चलो ऐसे ही सोच लेना आप लोग भी। व्यवहारवादी कौन हो जाएंगे? वॉटसन हो जाएंगे भाई। संज्ञानवादी जीन पियाजे हो जाएंगे। और मानवतावादी कौन हो जाएंगे? अब्राहम मैस्लो हो जाएंगे। एकदम इजी क्वेश्चन था, जिसका हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर देते हैं? विलोपित कर देते हैं। ठीक है उमिन जी, हाँ बिल्कुल सही है आपका। चलिए, हाँ वो क्वेश्चन को हम विलोपित कर दिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही कारण आप लोगों को बताना है। मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है। इसकी विषय वस्तु व्यवहार हो सकती है, न कि चेतना। ठीक है, बिल्कुल।
कारण क्या बोला गया, अगर मैं पूछूं आप लोगों को व्यवहारवादियों के अनुसार, व्यवहारवादियों के अनुसार, ठीक है, जो भी मतलब व्यवहार से संबंधित जितने भी कौन है आपको देखने को मनोवैज्ञानिक मिलते हो सबको व्यवहारवादी हम बोलते हैं। तो ये सब जो क्वेश्चन आपको अभी दिख रहा है ये व्यवहारवादियों के अनुसार है, ठीक है। तो व्यवहारवादियों का कारण है मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है और इसकी विषय वस्तु व्यवहार हो सकती है न कि चेतना। कारण क्या दिया है इसमें, क्योंकि सिर्फ व्यवहार का ही अध्ययन वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक ढंग से किया जाता है। चलिए बताइए, ये व्यवहारवादियों के अनुसार है। जैसे मैं बोलती हूँ कि ये जो कथन है वो किनका है, वॉटसन साहब का है, ठीक है। किनका है ये, वॉटसन साहब का है ये व्यवहारवादी जिनको हम बोलते हैं। तो चलिए बताइए कौन हो जाएंगे इसका आंसर। हाँ समझ आ गया ना, बस और क्या बात है भाई, समझ आ गया तो कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत ट्रू बोल रहे हैं आप लोग, डी ऑप्शन, ए ऑप्शन, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल सही है, ये कथन भी आप लोगों को याद रखना है, ये वॉटसन का है। तो जहाँ पे भी व्यवहार से संबंधित आप लोगों को कथन देखने को मिलेगा ना, तो सबसे पहले आप लोग ऑप्शन में क्या ढूंढने की कोशिश करना, वॉटसन को ही, कि व्यवहार से संबंधित जितने भी ऑप्शन मतलब जो परिभाषा होते हैं वो हमेशा वॉटसन का ही होता है, ठीक है। आप लोग देखना अधिकतर, एकदम से नहीं बोल रही हूँ लेकिन अधिकतर वॉटसन दिया रहेगा। तो अगर याद नहीं होगा तब की बात करूँ, वॉटसन को आप लोग क्या कर सकते हो, एक बार चेक कर सकते हो। कारण हम देखते हैं क्योंकि सिर्फ व्यवहार का ही अध्ययन वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है और इसकी विषय वस्तु व्यवहार हो सकती है, ना कि चेतना। तो देखो जो चेतना का काम किसमें था, प्रकार्यवाद में था। चेतना काम किसमें कर रही थी, प्रकार्यवाद में, ठीक है। हमारे जो चेतना है वो प्रकार्यवाद में काम कर रहे थे। तो इसको जो व्यवहारवादी लोग हैं, ठीक है, जो व्यवहारवादी लोग हैं इन लोग क्या कर देते हैं, इसको झुठला देते हैं, ठीक। तो इन लोग का यही मानना होता है कि आप बोल रहे हो कि चेतना काम करती है करके, लेकिन सबके काम करने का भी चेतना अलग अलग होता है। जैसे स्ट्रक्चर सबका अलग अलग बना था, वैसे काम करने का भी अलग अलग उनका क्या होता है, कॉन्शियसनेस होता है। तो आप कैसे इनको आप बच्चों को बता सकते हो, ये बोलते हैं। और ये बोलते हैं कि व्यवहार, हाँ हमको चेतना दिखाई नहीं देगी लेकिन व्यवहार जरूर दिखाई देगा। आप लोग देखते हो ना, जैसे वॉटसन है व्यवहारवादी, वो क्या बोलते हैं, इनका सबसे अच्छा कथन क्या था कि मुझे 1 दर्जन क्या दे दो, बच्चे दे दो, मैं उनका वाट लगा दूंगा, मैं चाहूँ तो उनको डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, कहीं कुछ भी बना सकता हूँ, है ना। ऐसे बोलते हैं कौन, व्यवहारवादी लोग। आप लोग ने एक मतलब यहाँ पे ये बोला जाता है कि जिस भी माहौल में बच्चा रहता है, हेरिडिटी से ज्यादा, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। जो व्यवहारवादी लोग क्या मानते हैं, वंशानुगत से ज्यादा जो बच्चे में क्वालिटीज आती है, गुण आती है ना, किनकी, व्यवहारवादियों की, तो इनसे ज्यादा पर्यावरण का, वातावरण का क्या होता है, उसमें हाथ होता है। वातावरण के अंतःक्रिया होता है। कैसे वातावरण का अंतःक्रिया होगा, वंशानुक्रत का क्यों कम होगा, क्योंकि देखिए आप लोग ने स्टोरी भी सुना होगा, या सत्यता पर भी आधारित है, फिल्म भी होती है। जैसे पुराने वाला एक पुलिस के घर में 2 बच्चे, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो डाकुओं को उनसे कुछ दुश्मनी रहती होती है, तो उसके एक बच्चे को उठा करके ले जाता है ना। तो एक बच्चा जो है वो क्या बनता है, अपने पापा की तरह पुलिस बनता है, और एक बच्चा जो है वो डाकुओं के साथ रह करके क्या बन जाता है, चोर बन जाता है, डाकू बन जाता है। क्यों, वंशानुगत का यहाँ पे प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि वहां पे वातावरण ज्यादा जोर दे रहा है, ठीक है। हालांकि एक ही घर के है ना दोनों बच्चे, भाई एक ही हेरिडिटी से जन्म लिए हैं, तो उनको भी कम से कम क्या बनना चाहिए, पुलिस बनना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बना, क्या बन गया, चोर बन गया। क्यों, क्योंकि वो वातावरण का प्रभाव है। तो यही तो चीज तो वॉटसन भी बोलता है ना कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं चाहूँ तो उसको कुछ भी बना सकता हूँ। तो यही वातावरण के प्रभाव है, और इस वातावरण के कारण हमको उनके व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वो देखने को मिलता है। तो व्यवहार हमको दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन जो चेतना है, जो आप संरचनावादी बोल रहे हो, ये सब दिखाई नहीं देता। तो इसी कारण ये सबको क्या कर दिया गया था, झुटला दिया गया था। और इसको झुटलाने वाले कौन थे, सबसे पहले हम संरचनावादी देखते हैं, उनको झुटलाने वाले कौन थे, कार्यवाद वाले लोग थे, विलियम जेम्स वाले लोग थे, ठीक है। फिर इसको चेतना का कार्य को भी झुटलाने वाले कौन थे, तो वॉटसन लोग थे, व्यवहारवादी लोग रहेंगे, ठीक है। तो ये रहेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि सिर्फ व्यवहार का ही अध्ययन वस्तुनिष्ठ और क्या हो जाएंगे, प्रयोगात्मक ढंग से किया जाता है। बिल्कुल सही है कि आप जिस भी माहौल में बच्चे को क्या करोगे, ला दोगे, बच्चा वैसे ही बन जाता है। वस्तुनिष्ठ तो हमको साक्षात रूप से देखने को मिलता है, आप प्रयोग करके भी देख लो। चोर के घर में बच्चे को छोड़ दो, एक नए जन्मजात शिशु को, और एक आप पुलिस के घर में छोड़ दो। चोर के घर में जो बच्चे छोड़े होंगे वो चोर ही बनेगा, पुलिस के घर में जो बढ़ोगे वो पुलिस ही बनेगा। तो इनके किस पर आधारित होता है, वो वातावरण पर, प्रयोग पर। आप प्रयोग करके भी देख लो, तो ये यही चीजें बोलते हैं। तो दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ए भी आ रहा है, डी कैसे आ रहा है भाई,
दोनों तो सही होगा ना, लेकिन हाँ व्याख्या हो रहा है कि नहीं उसको देखते हैं। मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है और इसकी विषय वस्तु व्यवहार हो सकती है, ना कि चेतना, क्योंकि सिर्फ व्यवहार का ही अध्ययन वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक, हाँ बिल्कुल यही होगा इसका, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आंसर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। मानवतावादी दृष्टिकोण बल देता है, चलिए बताइए। द ह्यूमनिस्टिक व्यूज पॉइंट इम्फेसाइज, बल देना, जोर देना, किस पर बल देता है, चलिए बताइए मानवतावादी। थोड़ा आरामदायक वाले क्वेश्चन आ गया, अब आराम से सोच के जवाब दीजिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जुड़वा 2 में आप लोग ने देखा होगा वर्षा जी, ठीक, सलमान खान एक कैसे बन जा, एक ही मतलब अच्छे ही घर से दोनों के दोनों बच्चे जो है वो जन्म लिए रहते हैं, लेकिन एक मस्त संस्कारी बच्चा बनता है और एक एकदम उतलंग बच्चा बन जाता है, तो यही है। ठीक है, तो वहाँ पे हेरिडिटी का प्रभाव नहीं पड़ता है, सबसे ज्यादा आपके व्यवहारवादी में वातावरण का प्रभाव पड़ता है। मानवतावादी दृष्टिकोण, आंसर जी, मानवतावादी मीन्स मानव का आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत याद रखना है, मैक्स वर्दीमर। अब बताइए क्या होगा, सॉरी अब्राहम मैस्लो, तो गेस्टाल्टवाद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए कौन होंगे, थोड़ा सा पढ़िए आ जाएगा। मैंने क्या कहा था, आत्मबोध दिया है, एक्चुअलाइजेशन दिया है, जहां पे भी आपको एक्चुअलाइजेशन दिखे, जहां पे भी आत्मबोध दिखे। आत्मबोध मीन्स क्या होता है, ये सबसे लास्ट है ना जी। अरे भाई, जब आप लोग पदानुक्रम देखते हो तो हमारी जो प्राथमिक नीड्स होती है वो क्या होती है, क्या होती है हमारी प्राथमिक नीड्स, है ना भाई, मतलब जो भी हमारा, हाँ दैहिक आवश्यकता, एक तो कपड़ा या तो हमको भोजन चाहिए, ठीक है, तो यही है भोजन, उसके बाद क्या कपड़ा, फिर दूसरा हमारा क्या हो जाता है, भोजन और कपड़ा दोनों मिल रहा है तो हमको मकान चाहिए, सुरक्षा, ये भी हमको मिल गया तो मुझे क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। ठीक है, उनके मतलब इस सुरक्षा मकान में रहने के लिए कोई ना कोई चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट जो मेरे साथ रह सके। चौथा क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, आत्मसम्मान चाहिए, मैं समाज में अगर हूं तो समाज के 4 लोग मेरा क्या करें, इज्जत करें, आत्मसम्मान करें। फिर लास्ट क्या होता है, जब आप अगर आप एक से ज्यादा सपने देखते हैं तो उन सपनों को अगर आपने पूरा कर लिया तो वही क्या होता है, आपका एक्चुअलाइजेशन होता है, कि जो भी चीजें आपको अभी तक आपने सोचा था वो अगर पूरा हो गया तो उसके बाद आपको किसी भी चीज की नीड नहीं रहती है ना भाई। आप जो चीज आप सोच लिए है कि मुझे ये करना है और आपने कर भी लिया तो उसके बाद और किसी चीज की नीड होगी क्या, नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले आपके पास साइकिल था, फिर स्कूटी वाले को देखकर आप स्कूटी चाहिए था, आपको वो भी मिल गया, फिर कार चाहिए था, ये भी मिल गया, फिर आपने बस ट्रेन हेलीकॉप्टर तक खरीद लिया। अब हेलीकॉप्टर के बाद और क्या खरीदना है बताओ आप लोगों को, वो तो लास्ट था ना आप लोग का, है ना भाई, उसके बाद तो और कुछ है ही नहीं है। तो यही क्या होता है, आत्मबोध होता है, जब आपको इसके बाद कोई भी चीज की नीड्स नहीं होती है, आत्मबोध होता है। तो जहां पे भी आपकी स्वतंत्रता इच्छा, भाई यहीं पे भी आप लोग दिमाग लगा सकते थे, जहां पे हमारी इच्छा है उसको पूरा करना, आत्म छवि है, ठीक है, आत्मबोध है, तो यही तो इसकी मानवतावादी दृष्टिकोण होगा ना। यहाँ से कैसे हो जाएगा, दृढ़ संकल्प, अचेतन मन में पढ़े हैं क्या इसके बारे में, ऐसे ही गलत हो जाएगा। प्राकृतिक चयन और व्यवहारिक कौशल, ये भी नहीं होगा। विचार है कि पर्यावरण प्रमुख, ये भी नहीं होगा। इसी में दिख रहा है आत्मबोध, एक्चुअलाइजेशन, जहां पे भी आप लोग देखें फट से आप लोगों को मानवतावादी याद आना चाहिए। और मानवतावादी के जो उच्च स्तर है, कौन सा स्तर, उच्च स्तर, ठीक है, उच्च स्तर आप लोगों को याद होना चाहिए, कौन सा, यही है उच्च स्तर किनका, मानवतावादी का, आत्मबोध। मनोविज्ञान का वह स्कूल जो चेतना के कार्य से संबंधित है, बताना है आप लोगों को। स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की फंक्शनलिज्म। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, फिजिकल नीड्स, होम, हाँ बिल्कुल वर्षा जी एकदम सही है, रोटी कपड़ा मकान आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो वहीं पे थोड़ा सा आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को खुद दिमाग लगाना है कि कौन सा की पॉइंट है जिसको हम पकड़ सकते हैं। ठीक, चलिए, हाँ बिल्कुल सही है इसका आंसर। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, संरचनावाद में तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं, गेस्टाल्टवाद में तो पूरा एक होल स्ट्रक्चर को देखते हैं, मानवतावाद में हम क्या देखते हैं, वही एक्चुअलाइजेशन जिसको मैंने बताया, प्रकार्यवाद में हम चेतना के कार्य को देखते हैं। तो यही क्या हो जाएंगे, आपके सही आंसर हो जाएंगे। प्रकार्यवाद के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, विलियम जेम्स हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संरचनावाद के खिलाफ मनोविज्ञान का स्कूल कौन सा है भाई बताइए। प्रकार्यवाद है, मानवतावाद मनोविज्ञान है, ए और बी दोनों है, कि मनोविश्लेषण है। ठीक है,
तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को जान लेना है कि संरचनावाद सबसे पहले आया था द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का। तो सबसे पहले तो इनको प्रकार्यवादी ने क्या किया था, प्रकार्यवादी कौन थे, विलियम जेम्स थे, जिन्होंने उनको क्या किया था, नकारा था कि संरचनावाद में सब बच्चे का अलग अलग माइंड स्ट्रक्चर बनता है, तो आप उनको संरचनावादी स्कूल में ही आप सीमित नहीं कर सकते। और मानवतावादी लोगों ने भी इनको क्या किया था, नकारा था। जितने भी इनके बाद वाले जो आएंगे ना, सब इनको नकारेंगे, क्योंकि सबसे पहला वाला था, तो कोई ना तो कोई तो इनको टांग खींचेंगे, भले वो कुछ मत कर पाए, लेकिन ऐसा होता है ना कि अगर हम कुछ करें तो चार लोग जो है वो बोलने के लिए आ जाता है, अरे ऐसे कर रहा है, तुम अपनी बेटी को बाहर भेज रही हो पढ़ने के लिए, ये करे वो करे, मतलब कुछ ना कुछ उसमें खामी निकालना ही निकालना होता है। ठीक है, तो यही है, संरचनावाद में भी इन्होंने खामी निकाले, कौन कौन, प्रकार्यवाद, मानवतावादी, तो दोनों के दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, हाँ एकदम सही है। चलिए, फ्री एसोसिएशन तकनीकी बताना है आपको, जो फ्री एसोसिएशन तकनीकी है ये किससे संबंधित है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है भाई, वेरी गुड, सभी का आंसर। तो देखिए, जब हम फ्री एसोसिएशन तकनीकी देखते हैं, ठीक है, ये क्या है, एक तकनीकी है। देखिए, मनोविश्लेषणवाद का है, मैं बताती हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। मनोविश्लेषणवाद में क्या होता है, इसमें हम जैसे संरचनावाद का प्रकरण क्या था, संरचनावाद का क्या था, संवेदना था, ठीक है, प्रकार्यवाद का क्या था, चेतना का काम था, वैसे ही मनोविश्लेषणवाद का जो प्रकरण है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पे, अचेतन मन, अचेतन मन है। ठीक है, अब ये अचेतन मन क्या है, सभी को पता है अचेतन मन क्या है। जैसे बचपन से किसी ऐसे हमारे साथ कुछ घटना हुई रहती है जो हम अभी तक नहीं भुला पा रहे थे, हालांकि हमारे कॉन्शियस माइंड में वो नहीं होता, लेकिन हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो रहता है। जैसे एक बच्ची है जिसको मतलब एक 18 साल की बच्ची है, ठीक है, वो पानी को देख करके बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है। क्यों डर जाती है, क्योंकि बचपन में उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटना हुई होगी, क्या पता उस नदी वदी में जा करके वो डूबने लग गई होगी, तो इसी कारण समुद्र से या पानी को देख करके उनको बहुत ज़्यादा डर लगता होगा। तो वो जो दुर्घटना है वो उनके माइंड में इस तरीके से बैठ जाता है कि कभी भी अब वो पानी को देखेगी तो उसको बहुत ज़्यादा क्या लगेगा, डर लगेगा। ठीक है, तो यही क्या होता है, हमारा अचेतन मन है। तो ये जो मनोविश्लेषणवादी है वो अचेतन मन पर काम करने पर जोर देता है, मतलब बच्चों के अचेतन मन कैसे काम करते हैं उन पर जोर देता है। कैसे कि वो उनके साथ कोई भी दुर्घटना हुई रहती है उनको भूल नहीं पाता है, और जो भूल नहीं पाता है वही उनके अनकॉन्शियस माइंड में वो क्या रहता है, हमेशा रहता है कि अगर उस चीज़ को वो प्रत्यक्ष रूप से कभी देख भी लिया तो क्या हो जाता है, उसको डर लगने लग जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग ने क्योंकि पिक्चर देखा होगा सलमान खान का, तो आप लोग देखे होंगे कि उनके साथ एक ऐसी दुर्घटना हुई रहती, फिर वो जैसे किसी के मुंह में क्या मच्छर मक्खी बैठ जाता है तो उसको मार देता है, ऐसे देखे हो क्या आप लोग, नहीं देखे हो ना। तो वही है कि उनके अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ चलते रहता है, देखना मतलब थोड़ा सा लॉजिकल मूवी है वो, अच्छा है। ठीक है, तो उनके माइंड में भी यही होता है, उनके अचेतन मन में कुछ ना कुछ, मतलब अचेतन मन है ना, अचेतन मन नहीं है, अचेतन मन में कुछ ना कुछ चलते रहता है, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसे दुर्घटना हुई रहती है, क्योंकि उस बेचारे को क्या दिया जाता है, शॉक्ड दिया जाता है फिर बाद में, है ना। तो वही सब चीज़ है। तो उनके जो आप अभी कॉन्शियस माइंड मीन्स क्या, जो आप लोग क्लास अटेंड करो कॉन्शियस माइंड के साथ, जो मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, लेकिन उसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसा भी माइंड होता है जो सोने के बाद हमको पता चलता है, या अजीब अजीब कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास में रहते रहते आपका माइंड अचानक से दूसरे तरफ चला जाता होगा, है ना। तो वहाँ पे वो आपके कॉन्शियस माइंड नहीं है, आपके अनकॉन्शियस माइंड है, कि आप यहीं पे क्लास में रहते रहते पूरा दुनिया भर का आप घूम के आ जाते हो विचरण करके, होता ही नहीं ऐसे कभी आपके साथ, तो आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो मनोविश्लेषणवादी इसी पर जोर देते हैं कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, एक बच्चे का अनकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो इस पर भी इतना ज़्यादा इसको जोर नहीं दिया गया था, बाद में ये भी क्या हो गया था, गलत साबित हो गया था। लेकिन इसको आप लोगों को याद रखना है कि मनोविश्लेषणवाद का प्रक्रम क्या है, अचेतन मन है। तो जो अचेतन मन के द्वारा आप कैसे जानोगे कि बच्चे के माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, उनके अनकॉन्शियस माइंड में, तो आप तो एक हिप्नोटाइज कर सकते हो। जैसे हिप्नोटाइज करना मीन जानते हो ना, ऐसे कोई तांत्रिक रहते लोग ऐसे ऐसे करते रहते, फिर वो जो भी उनके माइंड में चलता रहे उसको पढ़ बताते रहती, हिप्नोटाइज करना होता है। क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हिंदी में, अच्छा लगता है वो वर्ड मुझे, कुछ करना बोलते हैं यार, याद नहीं आ रहा है,
जो हिप्नोटाइज करते हैं उसको जी सम्मोहन बोलते हैं क्या? सम्मोहन बोलते हैं कि क्या बोलते? सम्मोहन ही बोलते हैं ना, ऐसा कुछ बोलते हैं। सम्मोहन मतलब सामने वाले को आप इतना ज़्यादा सम्मोहित कर देते हो कि जो भी चीज़ें हैं वो पूरा पट 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 बता देती है, तो वही होता है हिप्नोटाइज करना। तो हिप्नोटाइज करना ही क्या है? फ्री एसोसिएशन तकनीकी है, मतलब ये अलग है वो अलग है। फ्री एसोसिएशन तकनीकी के माध्यम से आप जो भी मतलब बच्चों के अवचेतन मन में जो भी चीज़ें चल रही है, जैसे हिप्नोटाइज के माध्यम से आप जानते हो, तो वैसे फ्री एसोसिएशन तकनीकी के माध्यम से भी आप जान सकते हो, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है, इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्यात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादन करता, मतलब प्रतिपादन किसने किया था? विलियम जेम्स ने, वुंट ने, विलियम जोन्स दिया है ना, तो इसको आप लोगों को अलग अलग देखना है भाई, इसी को मत मार के आ जाना, ठीक है, जल्दी जल्दी में। और विलियम ईस्टर्न। चलिए बताइए। मेरे में कुछ ही क्लास का एसएमएस आता है, ठीक है, बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा जी। चलिए बताइए कौन हो जाएंगे? तो कार्यात्मक दिया गया है, तो कार्यात्मक के कौन हो जाएंगे? विलियम जेम्स हो जाएंगे, न कि विलियम जोन्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेस्टाल्टवाद, चलिए इसको बताइए का मानना है, बताइए गेस्टाल्टवाद बिलीव करते किस पर? हम उत्तेजनाओं को अलग अलग इकाइयों के रूप में नहीं बल्कि एक संगठित पूरे रूप में प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं, संपूर्ण महत्वपूर्ण है और इनके हिस्से इतने महत्वपूर्ण नहीं है बोला गया है, संपूर्ण एक अर्थपूर्ण वस्तु का निर्माण करता है जो एक साथ जोड़े गए उनके भागों से भिन्न होता है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर? गेस्टाल्टवाद में बस आप लोगों को इतना याद रखना है, समग्रता, किसी भी चीज को हम लोगों को समग्र रूप से क्या करना है? देखना है। समस्या के सिर्फ एक ही पहलू पर ध्यान न दे करके पूरे समस्या को एक साथ देखना है, वो गेस्टाल्टवाद है। अब बताइए क्या होगा? डी, हम उत्तेजनाओं को अलग अलग इकाइयों के रूप में नहीं बल्कि, देखिए क्या बोल रहा है, जो भी उत्तेजना है जो भी चीजें हैं उनको अलग अलग इकाइयों के रूप में नहीं बल्कि एक संगठित पूरे रूप में देखते हैं, तो सही होगा कि नहीं होगा? गेस्टाल्टवाद ही तो बोलते हैं ना ऐसी। संपूर्ण महत्वपूर्ण, ये क्या है यार, और इनके हिस्से इतने महत्वपूर्ण नहीं है, ये शायद गलत है, ठीक है। संपूर्ण एक अर्थपूर्ण वस्तु का निर्माण करता है जो एक साथ जोड़े गए उनके भागों से भिन्न होता है। ये थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे ऑप्शंस, लेकिन ये सही है, ठीक है। ए जो है वो क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, जहाँ पे आप अलग अलग इकाइयों को न देखकर एक ही इकाइयों को देखने की क्या करते हो, यहाँ पे बात करते हो। तो डी आ रहा है आप लोगों को। और अच्छा सी समझ आया आप लोगों को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? संपूर्ण एक अर्थ, चलिए मुझे समझाइए क्या है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। समग्र एक अर्थपूर्ण वस्तु का निर्माण करता है जो एक साथ जोड़े गए उनके भागों से भिन्न होता है, जो एक साथ, थोड़ा सा इसमें और कुछ ऐड होना था लेकिन नहीं हुआ है वो, तो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, जो अलग अलग इकाइयों को न देख करके, हाँ तो जहाँ पे संपूर्ण होता है समग्र होता है वो भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है ये, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। चलिए ज़्यादा इसमें आप लोग फोकस मत करिए, ठीक है। तो ए जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर आप लोग डी बता रहे हो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे समग्रता संबंधी बात की गई है, एक अर्थपूर्ण वस्तु का निर्माण करता है जो एक साथ जोड़े गए उनके भागों से भिन्न होता है। कुछ मिस्टेक है इसमें, चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन ये इसका ए ही आप लोग लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर ये इतना ही था आज के लिए, फिर आज के क्लास को हम इन करते हैं, उसके बाद कल परसों, ठीक है। इसमें जो एक एक उसके क्या है डिटेल है, जैसे समग्रवाद से संबंधित, मनोविश्लेषणवाद से संबंधित, इनको मैं लाने की क्या करूंगी, कोशिश करूंगी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक। तो चलिए एक बार बताइएगा कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और बिल्कुल अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे ही आप लोगों को कूट वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, अब पूरे हम कूट वाले ही क्वेश्चंस कर करके उठाना है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्लीज़ आप लोगों को थ्योरी क्लास भी कवर होते जाएगा, तो बिल्कुल आप लोगों को अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और बिल्कुल शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर, और किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हाँ चलिए, थैंक यू।